गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आज 22 नवंबर है और हम लोग करंट अफेयर्स न्यूज़ को स्टार्ट करने वाले हैं। तो आई होप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम लोग डील करेंगे इस सेशन में। आप लोग कोशिश करिएगा कि उन क्वेश्चंस का आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और वहाँ से हम आपका आंसर देख पाएंगे एंड हम ये भी समझ पाएंगे कि आप लोगों का रिवीजन कैसा है। 2024 में जो लोग एग्ज़ाम देने के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो अभी कितना कुछ करंट अफेयर्स में पढ़ रहे हैं, ये भी हमें अंदाज़ा मिलेगा वहाँ से, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन से सबसे पहले आपके सामने 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है ये, इंडियन फेडरलिज्म के बारे में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फीचर ऑफ इंडियन फेडरलिज्म। ठीक है, इंडियन फेडरलिज्म पर सवाल है, 2017 में सवाल पूछ लिया गया, यानी भारतीय संघवाद पर। तो क्या आपको भारतीय संघवाद की विशेषताएं मालूम है? तो इनमें से कौन सा उसकी विशेषता नहीं है, कौन सा फीचर नहीं है, ये हमें ढूंढना है। ठीक है, तो आपको जो भी फीचर्स मालूम हैं उनको यहाँ पे एलिमिनेट कर देना है। ठीक है, तो पहला जो स्टेटमेंट है वो है, देयर इज़ एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी इन इंडिया। स्वतंत्र न्यायपालिका है। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? दूसरा है, पावर हैव बिन क्लियरली डिवाइडेड बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट, यानी कि शक्तियों को केंद्र और राज्य के बीच स्पष्ट रूप से विभाजित किया गया है। तो ये सही है, अगर फीचर में आता है कि नहीं। तीसरा है, द फेडरेटिंग यूनिट हैव बिन गिवन अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन इन द राज्यसभा, यानी संघीय इकाइयों को राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व दिया गया है। ठीक है, तो तीसरा स्टेटमेंट ये हो गया। ये आपको अगर याद है तो आप यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं सही स्टेटमेंट को कि आंसर के अकॉर्डिंगली सही कौन सा होगा। लास्ट यानी चौथा स्टेटमेंट है, इट इज़ द रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट अमंग द फेडरेटिंग यूनिट। यह संघीय इकाइयों के बीच एक समझौते का परिणाम है। तो बहुत ही क्लियरली जो हमें आंसर यहाँ पे दिख रहा है, जो हमने कभी नहीं सुना या हमने कभी अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इसके बारे में जिक्र नहीं सुना, तो वो होगा ऑप्शन डी, राइट। क्योंकि यहाँ पे कोई समझौता नहीं है, हमारा जो संविधान है पूरी तरीके से वो यूनिटी के साथ बना हुआ है, कोई एग्रीमेंट हमने नहीं किया है। एक क्या बोल सकते हैं आपकी अनडिवाइडेड कॉन्स्टिट्यूशन है जिसको कि आप तोड़ नहीं सकते। ठीक है ना, उसमें आप बदलाव कर सकते हैं, अमेंडमेंट कर सकते हैं, लेकिन आप उसको तोड़ नहीं सकते। तो इसीलिए चौथा जो स्टेटमेंट लग रहा है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से बिल्कुल विपरीत दिखाई दे रहा है। तो डी ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। दूसरा सवाल है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कैन बी बेस्ट एक्सप्लेन्ड एज एन एक्सरसाइज इन। जो स्थानीय स्वशासन है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, उनमें से आप जब यहाँ पे 4 ऑप्शन देख रहे हैं तो सबसे मोस्ट सूटेबल ऑप्शन कौन सा होगा जो कि इसका आंसर होगा? फेडरलिज्म, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव डेलीगेशन या फिर डायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो जब हम लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात करते हैं, यानी हम पंचायती राज की बात करते हैं, तो वहाँ पे हमें डिसेंट्रलाइजेशन देखने को मिलता है, विकेंद्रीकरण देखने को मिलता है। क्यों बनाया गया उसको, पंचायती राज को क्यों बनाया गया? इसलिए बनाया गया ताकि निचले तबके तक जाकर के और जो आप यूँ कहें कि शासन है उसको किया जा सके, लोगों तक पहुंचा जा सके। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी से ज़्यादा जो अप्रोप्रिएट ऑप्शन हो सकता है वो डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन हो सकता है, बट जो आंसर है वो देखते हैं क्या है। आंसर इज़ बी, यानी डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन ही सही आंसर होगा। देखिए यहाँ पे आपको बी और डी में कन्फ्यूजन हो सकता है, आपको लगेगा कि हाँ भाई प्रत्यक्ष लोकतंत्र का एक उदाहरण है ये, लेकिन ये वर्ड अगर आप कहीं पे देख लें पंचायती राज के केस में, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के केस में डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, तो आपको आंख बंद करके उस पर टिक कर सकते हैं क्योंकि ये वर्ड एग्जैक्टली वहाँ पर लिखा गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं न्यूज़ की तरफ। 2 क्वेश्चन हमने इससे डील किया क्योंकि अभी दिसंबर मिड से टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो जाएगा प्रीलिम्स के लिए, तो आप लोगों को थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है क्वेश्चंस का भी,
सभी की एक्स्ट्रा क्लासेस चल रही होंगी, सभी को ऑब्जेक्टिव टाइप प्रैक्टिस भी करवाया जा रहा होगा। तो टेस्ट सीरीज़ में आपको गलतियाँ नहीं करनी है ज़्यादा। ओके, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे आज के न्यूज़ की। 10th एशियन डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग प्लस। ठीक है, तो ये क्या है जो आसियान है, इसका मीटिंग प्लस क्या है? तो अभी देखिए एक मीटिंग हुई है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया नेशन की। इसमें जो मीटिंग प्लस है इसका शॉर्ट फॉर्म यहाँ पे ADMM प्लस भी रखा गया है। जकार्ता इंडोनेशिया में हुआ। मान लीजिए प्रीलिम्स में अगर सवाल आ जाता है कि ADMM प्लस एसोसिएटेड विथ किससे जुड़ा हुआ है, वहाँ पे आ जाएगा आसियान, सार्क, ये सब ऑप्शन, बिम्स्टेक, तो आपको फटाफट से गेस करना है। दूसरा, अगर ये आ जाता है कि कहाँ पर हुई इसकी मीटिंग, हाल ही में हुई मीटिंग कहाँ पर ऑर्गेनाइज़ की गई थी, तो वो जकार्ता इंडोनेशिया में हुई थी। ये किन की मीटिंग है, तो ये डिफेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग है, जो रक्षा मंत्री हैं उनकी मीटिंग्स होती हैं। कौन इसमें होते हैं, तो आसियान देशों के डिफेंस मिनिस्टर्स और प्लस में जो नेशंस हैं, जो बाकी और देश इस ADMM प्लस में शामिल हैं, उनके भी रक्षा मंत्री इसमें होते हैं। ठीक है, तो ये एक ऐसा इनिशिएटिव है, यानी डिफेंस मिनिस्टर अगर हैं तो जाहिर सी बात है कि रक्षा, सुरक्षा को, शांति को बनाए रखने के लिए ही ये मीटिंग ऑर्गेनाइज़ किया जाता होगा। दूसरा, 2021 से 24 में इंडिया को चेयर कर रहा है इंडोनेशिया के साथ, तो इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है ये। टेररिज्म को काउंटर करने के लिए इंडिया के कई प्रयास रहे हैं, उस पर फोकस किया जा रहा है। तो ये सब मुद्दे जो हैं ये आप अपने मेंस के आंसर राइटिंग में लिख सकते हैं कि ये मरीन प्लास्टिक पोल्यूशन को भी काउंटर करने के लिए काम कर रहा है। ठीक है, ADMM प्लस की अगर हम बात करें तो इसमें आसियान के देश हैं, इसके अलावा कुछ डायलॉग पार्टनर्स हैं, जिसमें कि ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इंडिया, जापान, न्यूजीलैंड, कोरिया, रशिया, ये सारे देश इसमें शामिल हैं। और आसियान में कौन कौन से देश हैं, ध्यान से देखिए, ब्रैकेट में लिखा हुआ है, ब्रुनई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपाइन, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। याद करना है, इसको रटे रहना है, सवाल इनडायरेक्टली और डायरेक्टली पूछा ही जाता है, तो इसीलिए आसियान में कौन कौन से देश आते हैं आपको याद होना चाहिए। ADMM प्लस में कौन कौन से लोग हैं ये भी हमें पता होना चाहिए। तो सिक्योरिटी और डिफेंस कोऑपरेशन, पीस को बनाए रखने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है ना। अगला न्यूज़ है, ग्रीन हाउस गैस कंसंट्रेशन हिट रिकॉर्ड हाइज। यूनाइटेड नेशंस की एक रिपोर्ट आई है जिसमें कि ये बताया गया है कि ग्रीन हाउस गैस जो है, ग्रीन हाउस गैस कौन कौन से, कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। किसी भी ग्रीन हाउस गैस का एग्जांपल आप लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ग्रीन हाउस गैस का कंसंट्रेशन लगातार अपने रिकॉर्ड को तोड़ रहा है, यूनाइटेड नेशंस ने बताया है ये। और ये जो न्यूज़ है ये बिल्कुल भी अच्छी न्यूज़ नहीं है, अच्छी खबर नहीं है। ग्रीन हाउस गैस का कंसंट्रेशन अगर बढ़ता रहेगा तो हमारे यहाँ पे जो आप ये मौसम देख रहे हैं, सर्दी, गर्मी, बरसात, आपको ये देखने को एक समय में नहीं मिलेगा। हर तरफ गर्मी ही गर्मी होगी, क्योंकि जो अर्थ है वो पूरी तरह से गर्म हो जाएगा अगर ग्रीन हाउस गैस का कंसंट्रेशन वायुमंडल में बढ़ता रहा। तो जो पूरी प्रजाति के लिए ये बहुत ही दुखद होगा। तो ये रिपोर्ट यूनाइटेड नेशंस ने बताया है। इसके अलावा जो WMO है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने भी बहुत सारे और चीज़ें बताई हैं कि एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हो जाएंगे, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, जो मैंने भी आपको बताया। तो ये रिपोर्ट आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, अपने आंसर राइटिंग में इसको यूज़ कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, ये न्यूज़ भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लद्दाख सी बकथॉर्न और केरला का ओनाकुट्टकारा सिज़मे, इस दोनों को जोग्राफिकल इंडिकेशन का टैग मिला है। ठीक है, भौगोलिक संकेत इनको दिया गया है। जोग्राफिकल इंडिकेशन क्या होता है बच्चों, कई बार जिक्र किया है मैंने, जो उस जोग्राफ़ी से जुड़ा हो, जोग्राफ़ी उस एरिया से जुड़ा हो, क्षेत्र से जुड़ा हो। तो लद्दाख का जो सी बकथॉर्न है वो बहुत यूनिक है और इसके यूनिकनेस की वजह से इसको GI टैग दिया गया है। अगर पूछा जाए कि सी बकथॉर्न का हाल ही में किसे दिया गया है खिताब, तो हम बताएंगे लद्दाख को। ओके, तो लद्दाख में जो पश्मीना है उसको भी GI टैग मिला है। लद्दाखी वुड कार्विंग को भी, जो लकड़ी पे वहाँ पे लकड़ी पे जो कलाकारी होती है
उसको भी जीआई टैग दिया गया है। तो सी बख्तौर और केरला का जो ओना कुट्टकारा है, इन दोनों को जीआई टैग दिया गया है। ठीक है, पश्मीना भी याद रखेंगे। और तो ये इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे डायरेक्टली हमसे सवाल बन सकता है। ठीक है, अब जीआई टैग पर ही क्वेश्चन इसको यहाँ पे करते हैं। 3 ऑप्शंस दिए गए हैं, बनारस ब्रोकेड एंड साड़ी और राजस्थानी दाल बाटी चूरमा और तिरुपति लड्डू, ये 3 ऑप्शन हैं। पूछा गया कि इनमें कौन कौन से को ज्योग्राफिकल इंडिकेशन मिला है। क्या बनारस में ब्रोकेड साड़ी को मिला है, क्या राजस्थान की दाल बाटी चूरमा को मिला है, या तिरुपति के लड्डू को मिला है। ऑप्शन क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? तो ऑप्शन इज सी, दाल बाटी चूरमा को नहीं मिला है, और बल्कि जो बनारस का साड़ी है और तिरुपति लड्डू, इन दोनों को मिला हुआ है। ठीक है, सी इज़ द राइट आंसर। अगला सवाल है, इंडिया इनेक्टेड द ज्योग्राफिकल इंडिकेशन गुड्स एक्ट 1999 ऑर्डर टू कॉम्प्लाई विद द ऑब्लिगेशन टू। ऑप्शंस दिए गए हैं, ILO, IMF, अंकटाड, WTO। आंसर होगा WTO। ठीक है, डी इज़ द राइट आंसर। तो एक बार पढ़ लीजिए इनको, आपको इसका आंसर पता होना चाहिए। अगला न्यूज़ है संथाली लैंग्वेज और लिटरेचर से जुड़ा हुआ। संथाली लैंग्वेज के बारे में क्या आप लोगों ने सुना है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने अभी काफ़ी कुछ कहा है संथाली राइटर्स के बारे में, संथाली लैंग्वेज के बारे में। और ये संथाली लैंग्वेज जो है, इसको मुंडा लैंग्वेज भी कहा जाता है। ठीक है, ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। ये जो लैंग्वेज है, ये ईस्टर्न स्टेट में बोला जाता है, वेस्ट बंगाल, झारखंड और उड़ीसा, इन तीनों जगह पे संथाल जो जनजाति है वो रहती है, और ये संथाली लैंग्वेज बोलते हैं। इसी को मुंडा लैंग्वेज भी बोला जाता है। सबसे बड़ी बात क्या है, 2003 में संथाली लैंग्वेज को 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड कर दिया गया था। तो यूपीएससी का ऑप्शनल भी लोग संथाली लैंग्वेज लेते हैं। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर याद रखिएगा। इसमें जो स्क्रिप्ट यूज़ होता है वो ऑल कैमेट, अल कैमेट या फिर ऑल चिकी, ये स्क्रिप्ट इसमें यूज़ होता है। अगला न्यूज़ है, साइक्लोन का नाम है मिथिली। मिथिली एक साइक्लोन है। आपसे पूछा जाएगा किस तरफ ये साइक्लोन आया था, बे ऑफ बंगाल में या फिर जो दूसरा वाला साइड है वहाँ पे। तो ऑप्शन आप क्या बोलेंगे कि ये कहाँ पर आया था साइक्लोन? बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, मालदीव के पास। तो साइक्लोन मिधी बे ऑफ बंगाल में आया था, इसको याद रखना है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही करेंगे। थैंक्स अ लॉट। फिर मिलते हैं बाकी के डिस्कशन में।